हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का विज्ञान का 16वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश। हम इस पाठ में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश है उस परावर्तन के नियम क्या हैं, नियमित अनियमित परावर्तन क्या होता है, और अपनी आँख के बारे में भी हम इस पाठ में डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों, आपको पता है कि हम जो वस्तुओं को देखते हैं, हमारे चारों जो वस्तुएं देखते हैं, तो किसकी सहायता से देखते हैं? ज्ञानेंद्रियों की सहायता से देखते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से जो दृष्टि एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, मनुष्यता, अपने चारों ओर अनेक अनेक वस्तुओं को देखते हैं। साथ में हम बादल, इंद्रधनुष, उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा और तारों को देखते हैं। तो ये सब हम किससे देखते हैं? ये अपनी दृष्टि से ही देखते हैं। तो क्या हम अंधेरे में भी इन चीज़ों को देख पाते हैं? जो चीज़ अभी हमने उजागर, क्या अंधेरे में भी हम आँखों से इन वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तभी देख सकते जब इस वस्तु पे आने वाला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, और यही प्रकाश वस्तु द्वारा उत्सर्जित और उससे परावर्तित हुआ करता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो हम कैसे देख पाते हैं, इस पर हम आज इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम परावर्तन का नियम समझेंगे कि परावर्तन का नियम क्या होता है। तो बच्चों, ये चित्र आपको दिख रहा है। इस चित्र में जो दर्पण से टकराने के पश्चात जो किरण जा रही है, इससे कंघे से दर्पण से टकराने के इस तरह आ रही है। तो ये क्या है? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इस पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित किरण, और परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित। ये आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है। इसी को हम परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन में और अपन इसको डिटेल समझेंगे। अब हमने जो चित्र देखा था उसमें हम हटा देते हैं, कंघे और दर्पण को हम हटा देते हैं। उसके बीच हम आपतित किरण जो दर्पण से टकराती, उस दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। यह रेखा क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। मतलब ये आपका ये किरण गई और उससे 90 डिग्री का अपन एक रेखा, तो ये आपकी क्या होगी? अभिलंब हो गई, है ना। तो जो अब फिर क्या होगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो परावर्तित कोण कहलाएगा। ठीक है। ये आपका चित्र है। तो इस तरीके से चित्र, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना वो आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना वो परावर्तन कोण। तो बच्चों, ये चित्र पेपर में बहुत आता है, और इस बार भी मार्च की वर्कशीट में ये प्रश्न आया है। तो पहला तो यही है। दूसरा क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। अगर ये 50 का तो ये भी 50 का, ये 60 का ये 60 का, तो मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? ये चित्र दिख रहा है आपको। इस चित्र से किरण जा रही है, प्रकाश अपन ने कंघे पर डाला, कंघे से प्रकाश निकल के दर्पण से टकराया, दर्पण से टकरा के इधर आया। लेकिन जैसे ही हमने इस कागज़ को हमने मोड़ दिया, तब भी हमें एक किरण मुड़ती हुई दिखती है क्या? है ना। तो दिखती है ना, दिख ही रही है। तो मतलब इससे क्या? अच्छा, आपतिन और परावर्तित और अभिलंब तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों, परावर्तन का नियम बहुत आता है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। आपको समझ में भी आ गया होगा। कक्षा 6 में हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब, जो आप कांच में जो अपना चेहरा देखते हैं, उसे समतल दर्पण, उसमें अपना प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, बिल्कुल वस्तु के साइज के बराबर का बनता है, और केवल उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हम दर्पण से दूर खड़े रहते हैं, उतनी ही दूरी पर दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये समतल दर्पण की विशेषता है। तो ये भी पेपर में आती है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा चौथी बात, जब हम समतल दर्पण में अपना दायां हाथ उठाते हैं या बायां, तो बायां हाथ उठा दाएं दिखता है, और दायां भाग बाएं
बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को हम पार्श्व परावर्तन कहते, तो ये भी पेपर में आता है। फिर अपन बात करेंगे नियमित और विसरित परावर्तन क्या होता है। तो नियमित जो परावर्तन होता है चिकने पृष्ठ पर होता है ना। तो और जो विसरित परावर्तन खुरदरे, जब समांतर जो किरणें किसी खुरदरे या नियमित पृष्ठ से परावर्तन होने के पश्चात समांतर नहीं होती, इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। इसके विपरीत दर्पण चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन द्वारा ही क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। अनियमित परावर्तन का कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। तो ये चित्र भी बहुत आता है बच्चों पेपर में। अनियमित परावर्तन का चित्र मतलब अनियमित हो रहा है ना, ये किरणें ऐसी जा रही फिर ये ऐसी जा रही है, तो ये अनियमित परावर्तन हो कैसा रहा, खुरदरे पृष्ठ पर हो रहा है। और जो नियमित परावर्तन होता है चिकने पृष्ठ पर होता है। चिकना पृष्ठ है तो जो नियमित हो रहा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो रही है, तो ये नियमित परावर्तन का ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब हम बात करें क्या हमें सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण दिखती हैं क्या सभी? हाँ बिल्कुल दिखती हैं। जिस सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो चंद्रमा पर टकराता है और चंद्रमा से वो वापस चंद्रमा से क्या होता है, वो प्रकाश परावर्तित होता है। तो इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उसे प्रदीप पिंड कहते हैं, और जिनके स्वयं के प्रकाश रहते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, ज्वाला, विद्युत लैंप, इनका क्या स्वयं का प्रकाश होता है, जिन्हें हम दीप पिंड कहते हैं। और दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे प्रदीप पिंड कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, मतलब हाँ किया जा सकता है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने ये घटना देखी हुई, जब नाई की दुकान पर अपन बाल कटवाते हैं तो बाल कटवाने के बाद आप इस तरीके से नाई आपको चित्र दिखाता है कि आप अपने बाल देखो कैसे कटे, तो ये क्या होता है, परावर्तित प्रकाश का पुनः वो हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो ये अपना आपतित हो रहा है और ये परावर्तित से ये गया यहाँ है ना प्रति, और फिर हमने अपनी आँखों पर देखा, तो परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तित हो रहा है। इसको दोबारा समझते हैं। जैसे अपना जी है, तो ये किरण है, जी गई दर्पण से टकराई, यहाँ फिर एक दर्पण से फिर टकरा के फिर परावर्तित होकर फिर यहीं टकराया, तो ये क्या हो, परावर्तित प्रकाश से फिर अपन को दोबारा से अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो ये अपन कह सकते हैं परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। अब अपन बात करेंगे बहुप्रतिबिंब की। तो बहुप्रतिबिंब क्या होता है कि जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है तो वो तो है, लेकिन जब दो समतल दर्पणों को हम मिलाते हैं तो बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, जिसे हम बहुप्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण से समझेंगे। हमने दो समतल दर्पण लिए, एक जे और एक जे, और दोनों समतल दर्पणों को समकोण बनाते हुए एक दूसरे पर रखते हैं, मिला के रखते हैं और एक टेप के साथ से जोड़ देते हैं, तो हमें इससे कितने प्रतिबिंब दिख रहे हैं, 4 प्रतिबिंब दिख रहे हैं। इसी प्रकार अभी अपन ने समकोण पर जोड़ा, इसी प्रकार हम दोनों समतल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180 डिग्री पर जोड़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें कितने प्रतिबिंब दिख रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अगर इसी के विपरीत अगर हम जो दर्पण है समतल दर्पण, उन्हें हम ऐसे खड़ा कर दें और बीच में मोमबत्ती रखें तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2 बनेंगे, है ना। तो ये आपको आगे आओगा समझ में। अब इसके बाद अपन बात करेंगे, लेकिन जब क्या होता है कि एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब के बनने की धारणा का उपयोग हम अभी अपन ने बहुप्रतिबिंब का किया, तो बहुप्रतिबिंब का जो उपयोग है अपन कहाँ करते हैं, बहुमूर्तिदर्शी में करते हैं। जिसे अपन कैलेडाइडोस्कोप भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, बहुप्रतिबिंब का। तो इसी को हम बहुमूर्तिदर्शी भी कहते हैं। तो बहुमूर्तिदर्शी कैसे बनता है, इस पर अपन बात करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 3 चौड़ी आयताकार पट्टी लेंगे, किसकी, समतल दर्पण की, 15 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 लेंगे, ठीक है। इन तीनों को हम समकोण के आधार पर एक दूसरे से जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इन्हें गत्ते मोटे पेपर की बनी बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाएंगे। दर्पण की पट्टियों में थोड़ी लंबी हो, ट्यूब के एक सिरे पर गत्ते की एक डिस्क से बंद कर देंगे और भीतर को दृश्य देखने के लिए, ये चित्र दिख रहा है आपको, देखो 3 अपन ने आयताकार समतल इनको इस तरीके से जोड़ा, फिर एक गोल गत्ते की पट्टी को चिपकाया, फिर इसमें अपन कांच की चूड़ियाँ भरेंगे, फिर छिद्र बना हो और डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका देंगे। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट
दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाएंगे। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े या रंगीन चूड़ियाँ अपन डाल देंगे और ट्यूब के सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देंगे और रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त हम क्या कर देंगे, जगह रहने देंगे। इससे इस प्रकार हमारा क्या कैलेडाइडोस्कोप तैयार हो जाएगा और जब हम छिद्र से देखेंगे तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के क्या दिखेंगे, पैटर्न दिखेंगे। तो ये आप कभी भी एक पैटर्न द्वारा नहीं दे सकते। दीवारों वाले कागज वस्तुओं के डिजाइन बनाने वाले कलाकार कैलेडाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। जिन्हें नए नए चित्र या पैटर्न बनाना है तो वो इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, कैलेडाइडोस्कोप पेपरों में बहुत आता है, तो इसे भी आप अच्छे से समझ लेना। फिर दूसरा जो पॉइंट है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, वैसे सूर्य का प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन इसे अपन श्वेत प्रकाश के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसका हमारे नेत्रों की संरचना क्या है, हम नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नेत्र हमारा जो है महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। और हमारे नेत्र की जो आकृति होती है लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का जो बाहरी आवरण होता है सफ़ेद होता है या कठोर होता है। और इसके थोड़ा एक बात और अपन समझेंगे, प्रकाश जो सूर्य का जो प्रकाश है उसके जो रंगों में विभाजित होता है उसे हम कहते हैं विक्षेपण। सूर्य का जो प्रकाश है 7 रंगों में जो विभाजित हो रहा है, इसे हम इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का विक्षेपण कहेंगे। अब अपन नेत्र पर आ जाते हैं। तो नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके तो इसके बाहरी आवरण, इसका पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया, जिसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं, कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, जिसे हम परितारिका या आइरस कहते हैं। इस तरीके से जो ये परितारिका, इसे हम आइरस कहते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती। कौन, परितारिका के कितना प्रकाश इसके अंदर जाए। इसके बीच में एक लेंस होता है और लेंस ये रेटिना है और ये प्रकाशित तंत्र का ये कॉर्निया। अब अपन और आगे पढ़ते हैं इसी नेत्र के बारे में। ये पेपर में अभी जो मार्च की वर्कशीट है उसमें ये आया था। फिर क्या होता है, उसके पुतली के पीछे लेंस मैंने बताई दिया। लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है और लेंस केंद्र पर मोटा होता है और इसके बाद प्रकाश आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है। इस परत को हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। अभी जो मैंने बताया है रेटिना। तो लेंस का जो प्रकाश जो आ रहा है ये रेटिना पर फोकस होता है और रेटिना क्या करती है, जो भी अपन ने देखा उसको अपने मस्तिष्क तक पहुँचाती है। इसी बात को अपन पढ़ेंगे। तो फिर क्या होता है, रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई जो जितनी भी संवेदनाएं हैं डायरेक्ट तंत्रिकाओं तक मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती है, एक शंकु एक शलाकाएं। शंकु क्या करती हैं, तीव्र प्रकाश के लिए सुगराई होती हैं। ये रेटिना है, रेटिना जो है कई तंत्रिका कोशिकाओं से 2 तरह की होती है, शंकु एक शलाका है। तो शंकु तीव्र प्रकाश के लिए होती है और शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए होती है। और शंकु क्या करती है, रंगों को की सूचना जो भेजती है और दृक् तंत्रिका और रेटिना की संधि पर तंत्रिका कोशिका नहीं होती, जिसे हम अंधबिंदु कहते हैं। जी अंधबिंदु मैं आपको बताती हूँ, ये इधर बीच में अपना ये क्या अंधबिंदु होता है यहीं पर। तो यहाँ कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। फिर अपन आते हैं कि जैसे ही हम देखते हैं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो जैसे ही हम वस्तु को हटा लेते हैं तो प्रतिबिंब तुरंत समाप्त नहीं होता। वो कब तक बना रहता है, 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यदि हम 1/16 की दर या इससे अधिक दर पर गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र में चलती फिरती हुई दिखाई देगी। इसका ये एक अनुभव है। अपन ने 6 और 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का वर्गाकार टुकड़ा लिया, उसमें 2 छिद्र बनाए। इन दोनों छिद्रों में एक धागा पुरोआ, एक में पिंजरा, दूसरी ओर पक्षी बनाया। इसके चित्र चिपकाएंगे, मरोड़कर उसमें ऐंठन डालेंगे। अब धागे के दोनों सिरों को खींचिए। धागे की ऐंठन खुले में गत्ता तेजी से घूमने लगा। गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। अगर अपन एक स्पीड में गत्ता को तेजी से घुमाएंगे, क्योंकि जो रेटिना पर जो पृथ्वी अभी अपन ने पढ़ा है 1/16 सेकंड तक अपने दिमाग में रहता है, तुरंत समाप्त नहीं होता है। इसके बाद हमने जाना कि जो नेत्र की बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए हमें पलकें हैं। पलकें हमारे जो नेत्र को बाहरी वस्तुओं से
की प्रवेश से हमारी रक्षा करती है। पलकें बंद होकर जो अनावश्यक प्रकाश है उसे भी प्रवेश करने से रोकती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत अंत है जो सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है, पर कभी कभी ये और सामान्य जो नेत्र होता है सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ मनुष्य जो होते हैं पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पास की तो नहीं देख पाते पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेते, तो इन्हें अपन निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं, जो अपन चश्मा लेंस का प्रयोग करके इसको दूर कर सकते हैं। और कभी कभी अपन ने सुना होगा कि मोतियाबिंद हो जाता है, तो ये क्या होता है, विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि जो धुंधली हो जाती है और लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। जो लेंस होता है बीच में अपन ने पढ़ा, आँखों के बीच में लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, और वहीं पर एक क्या होता है, एक बिंदु जो होता है उसी को अपन मोतियाबिंद कहते हैं, जिसके कारण दृष्टि हमारी कमज़ोर हो जाती है। कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है, तो इसके लिए हमें इसका उपाय करना चाहिए, मतलब इलाज करना चाहिए। फिर है नेत्र की देखभाल। हमें अपने नेत्र की जो देखभाल है नियमित जांच और नेत्र विशेषज्ञ के पास नियमित जांच करवाना चाहिए। उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। नेत्रों के लिए बहुत कम और बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है, तो हमें मतलब सूर्य या किसी तीव्र प्रकाश लेजर टॉर्च से रेटिना को क्षति पहुंच सकती है, तो इससे हमें दूर रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत से कभी हम उसे सीधा नहीं देखें। अपने नेत्रों को कभी रगड़े नहीं। अगर नेत्र में कोई धूल का कण गिर जाए तो उसे साफ पानी से धोना चाहिए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ें। अपनी पुस्तक को नेत्रों के समीप लाकर उसे नेत्रों से बहुत दूर जाकर पढ़ें, मतलब ऐसे नहीं चिपका के हमको पढ़ना नहीं चाहिए। और हमें विटामिन ए से भरपूर चीज़ें खाना चाहिए, जैसे कच्ची गाजर है ना, कच्ची गाजर और ये फूल गोभी, हरी सब्जियां, कॉड लीवर, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, और इसके साथ अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल, आम, पपीता विटामिन ए से भरपूर होते हैं, हमें ये खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो नेत्र होते हैं, तो आपको पता है जंतुओं के जो नेत्र विभिन्न आकृतियों के, जैसे केकड़े के जो नेत्र होते हैं बहुत छोटे होते हैं। केकड़ा अपने चारों ओर देख सकता है और पीछे से भी शत्रुओं को देख सकता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं और ये क्या करता है, सामने, पार्श्व और बल्कि पीछे भी देख सकती है। कौन? तितली। अब उल्लू की बात करें तो उल्लू रात में भली भांति देख सकता परंतु दिन में नहीं देख पाता, क्योंकि रात में ठीक से देख पाता। उल्लू के जो नेत्र होते बड़ा कॉर्निया, बड़ी पुतली होती, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश जो है प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसकी रेटिना में बड़ी बड़ी शलाकाएँ होती हैं, और तथा केवल कुछ ही क्या होते हैं, शंकु होते हैं, और शलाकाएँ हमने पढ़ाई है। इसके विपरीत दिन के पक्षियों में शंकु अधिक होते हैं और शलाकाएँ कम होती हैं। इसके कारण जो उल्लू है रात में देखता है और अन्य पक्षी दिन में देखते हैं। तो ये बच्चों रीजन आ सकता है पेपर में, इसे आप समझ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उल्लू दिन में क्यों नहीं देख सकता, रात में देखता है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे चाक्षुष प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं पढ़ लिख सकते हैं। तो क्यों पढ़ सकते हैं? कुछ आपने देखा होगा, कुछ जो बच्चे होते हैं बचपन से ही अंधे होते हैं, और कुछ जो बच्चे होते हैं किसी बीमारी और चोट के कारण अपनी जो दृष्टि है, देखने की क्षमता, उसको खो देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति या बच्चे होते हैं स्पर्श द्वारा या ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जिससे ये अपनी और जो ज्ञानेंद्रियाँ उन्हें और अधिक विकसित कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, जो चाक्षुष प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें आप प्रकाशित और प्रकाशित साधन उनके जरिए भी वस्तुओं को पहचानते हैं और सुनते हैं। और इसके साथ ही जो अपने ब्रेल पद्धति के बारे में पढ़ाई है, ब्रेल पद्धति क्या है, ये चाक्षुष जो व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल है। लुई ब्रेल एक स्वयं एक चाक्षुष विकृति व्यक्ति थे। ये व्यक्तियों के लिए इन्हें पद्धति विकसित की जो 1821 में। पेपर में आता है कि लुई ब्रेल कौन थे, तो ये आप लिख सकते हैं। इन्हीं ने ही ब्रेल पद्धति का क्या किया, आविष्कार किया। इसके जरिए वर्तमान पद्धति जो 1932 में अपनाई गई सामान्य भाषा जैसे गणित, वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसमें जो ब्रेल पद्धति है उसमें 63 बिंदुगत पैटर्न या छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द, व्याकरण, चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो पद्धति है लुईस ब्रेल ने दी थी। जो चाक्षुष युगल जो माने देखने में सक्षम नहीं है, तो वो स्पर्श करके
पढ़ सकते हैं। तो ये उन्हीं के द्वारा है। इस पैटर्न को क्या करते हैं, ब्रेल शीट पर उभारा जाता है। तो ये जासूस व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करता है। और स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं में थोड़ा क्या किया जाता है, उभार दिया जाता है, जिससे वो शब्दों को पहचान सकें। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके पश्चात विशेष छापों अक्षरों के संयोजनों को पहचानता है। सीखने की विधियाँ स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर हैं। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है, मतलब याद करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ और मशीन से क्या किया जाता, तैयार किया जाता। आजकल तो टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ मुद्रण मशीनें विकसित हो गई हैं। ठीक है। इसके बाद अनेक जो जासूस व्यक्ति मतलब जो दृष्टि से देख नहीं पाते थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। एक दिवाकर नामक जो प्रतिभा संपन्न बालक था, उसने गायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। फिर उसके बाद रविंद्र जैन जो इलाहाबाद के थे, इन्होंने संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। मतलब जासूस व्यक्ति मतलब ये देखने में कैसे थे, दृष्टिहीन थे, फिर भी इन्होंने अपना योगदान दिया। फिर उसके बाद जो लाल कृष्ण आडवाणी स्वयं जासूस व्यक्ति युक्त, इन्होंने भारत में विकलांगों के पुनर्वास और विशेष शिक्षा के लिए संस्था की स्थापना की। फिर उसके बाद अमेरिका की एक लेखिका हेलन ए केलर, इन्होंने भी ये भी जासूस प्रकृति युक्त महिला थी, मतलब ये भी दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टिबाधित थी, ये भी नहीं देख पाती थी। तो उन्होंने 18 महीने की आयु में अपनी दृष्टि खो दी थी, देख नहीं पाती थी। पर उनके संकल्प और साहस के कारण इन्होंने विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि ग्रहण की। और स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1930 सहित अनेकों पुस्तकें लिखी हेलन ए केलर। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया, उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों को या शब्दों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।